नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चित्रांशी। स्वागत है आप सभी का मेधावी पे। दोस्तों, पिछले सप्ताह संपन्न हुए हैं चुनाव भारत के उपराष्ट्रपति को लेकर। भारत ने अपना 14वां उपराष्ट्रपति चुना है जगदीप धनखड़ के रूप में। दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्या क्या संवैधानिक आयाम हैं और उन्हें व्यवहारिकता में किस तरह से लागू किया जाता है, इस बारे में बात करेंगे। क्योंकि करंट का टॉपिक है, वेरी हॉट टॉपिक इट इज़, तो इसके बारे में डिटेल करना आवश्यक है। और एग्जामिनेशन में जिस प्रकार के क्वेश्चन राष्ट्रपति से आते हैं ना, उससे थोड़े से क्लिष्ट या ये कह सकते हैं थोड़े से टेक्निकल टाइप के क्वेश्चंस आपको उपराष्ट्रपति पद से देखने को मिलेंगे। आइए डिटेल करते हैं और देखते हैं क्या क्या इसकी व्यवहारिकताएं हैं और क्या इसके संवैधानिक नियम हैं। देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए भी चुनाव हुए। आपने पाया कि 14th वाइस प्रेसिडेंट चुने गए हैं आपके जगदीप धनखड़। ओके दोस्तों, भारत के वाइस प्रेसिडेंट के लिए योग्यताएं क्या हैं? सेम एज राष्ट्रपति जैसी योग्यताएं होती हैं, सेम योग्यता भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए भी है। 35 वर्ष की आयु, भारत का नागरिक होना चाहिए और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। ये इसकी सामान्य योग्यताएं हैं। ठीक है, 35 वर्ष की आयु, राज्यसभा में चुने जाने योग्य और भारतीय नागरिक। ठीक है, अब देखिए इसी के साथ साथ इनकी निर्योग्यताएं भी देख लीजिए आप। इनकी निर्योग्यताएं क्या क्या हैं? किसी भी कंडीशन में भारतीय संविधान सभा के मेंबर रहे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि किसी व्यक्ति को अगर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अपनी दावेदारी प्रस्तुत करनी है तो किसी भी प्रकार के मंत्री के पद पे नहीं होना चाहिए। वो मंत्री कहाँ नहीं होना चाहिए? ना सेंट्रल में ना ही स्टेट में, किसी भी प्रकार के पद को धारण नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी देखिए दो अलायंस हैं, एक कांग्रेस है और दूसरी तरफ आपके एनडीए के अलायंस उम्मीदवार रहे जगदीप धनखड़, जिन्होंने अपनी उम्मीदवारी दर्ज कराई है और जीत भी उन्होंने हासिल करी है। अब देखिए निर्योग्यताएं ये हैं। इनकी निर्योग्यताएं से संबंधित बातें करेंगे, लेकिन इसके पहले हम देख लेते हैं कि इनके चुनाव की प्रक्रिया क्या क्या है। चुनाव की प्रक्रिया क्या है? मैंने दोस्तों आपको बताया था पिछले लेक्चर में, जो कि राष्ट्रपति वाला चुनाव के बारे में डिस्कस किया था हम लोगों ने। उसमें मैंने बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में सभी प्रकार के लोकसभा के, राज्यसभा के, यूटीज़ के, जो कि जिनमें दिल्ली और पुडुचेरी आती है, उसके निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे और विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सदस्य जिनमें लोकसभा, राज्यसभा, लेकिन इसमें होते हैं आपके निर्वाचित भी और मनोनीत भी। एक चीज़ यहाँ ध्यान देने योग्य है कि इसमें विधानसभाओं का कोई रोल नहीं है। विधानसभाएं इसमें एब्सेंट रहती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब मूल संविधान बनाते समय इसके पद के लिए चुनाव कराने जैसी बातें की और विधानसभाओं को ऐड करने की वकालत कुछ लोग कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि चूंकि भारत के उपराष्ट्रपति का पद केवल इसलिए बनाया गया है कि वह राज्यसभा के अध्यक्षता कर सके, सभापतित्व कर सके, या राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सके, तो इसके लिए उसे विधानसभाओं का समर्थन मिलना कोई आवश्यक नहीं है। आपने सुना है और आप जानते भी हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है कि एकल संक्रमणीय पद्धति से होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। ठीक है, सेम एज वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव भी ऐसा ही होता है। ठीक है, लेकिन इसमें आपको पता है कि सांसद सदस्य शामिल होते हैं जो कि निर्वाचित होते हैं और मनोनीत भी होते हैं। इसमें विधानसभाएं एब्सेंट होती हैं पूर्ण रूप से। ठीक है, ये आपके चुनाव की बात हो गई। चुनाव की बातों में एकल संक्रमणी मत पद्धति, देखिए एक शब्द आता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली।
आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। अब देखिए आनुपातिक तो ठीक है, प्रतिनिधित्व भी ठीक है। देखिए एकल संक्रमणीय मत पद्धति जो कि हस्तांतरित भी होती है, इसको बोला जाता है हस्तांतरणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय की हस्तांतरीय प्रतिनिधित्व के द्वारा चुना जाता है राष्ट्रपति को भी, उपराष्ट्रपति को भी। देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में ये जो शब्द है ना आनुपातिक, ये तो व्यर्थ लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो है कि वोट काउंट होते हैं और उनकी वोट वैल्यूज निकाली जाती है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में यह शब्द एक्चुअली बेमेल सा है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में तो वोट निकाली जाती है, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में यह बेमेल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वोट वैल्यूज काउंट नहीं होती। वोट वैल्यूज काउंट नहीं होती, क्योंकि सभी सदस्यों के मत मूल्य एक जैसे होते हैं, तो यहाँ वोट वैल्यू निकालने की कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व कहना थोड़ा सा असहज करता है। ठीक है, आइए इसके बारे में और आगे चर्चा कर लेते हैं कि इनकी पदमुक्ति कैसे की जाती है। देखिए राष्ट्रपति के लिए आपको पता है कि राष्ट्रपति का जब हमें पदमुक्त करना होता है तो राष्ट्रपति की पदमुक्ति के लिए आपको महाभियोग की प्रक्रिया से गुजरना होता है। ठीक है, लेकिन जब वाइस प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे महाभियोग जैसा कोई भी शब्द कार्य नहीं आएगा। देखिए दो चीज़ें हैं, यह चूंकि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का मेंबर होता है और राज्यसभा का ही दायित्व का निर्वहन कर रहा होता है, उसका सभापतित्व कर रहा होता है, इसलिए इसको हटाने की कोई भी प्रक्रिया राज्यसभा से ही संचालित होगी, जो कि प्रभावी बहुमत में शुरू की जाएगी और लोकसभा के साधारण बहुमत से पारित संकल्प। चूंकि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का सदस्य होता है, इसलिए राज्यसभा के प्रभावी बहुमत से जारी एक संकल्प से, जो कि लोकसभा इसे पारित कर देगी अपने साधारण बहुमत से, इसे हटाया जा सकता है बहुत ही आसानी से। इसके लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं करते और ना महाभियोग की प्रक्रिया का पालन किया जाता है। ठीक है, और एक चीज़, चूंकि राज्यसभा का मेंबर है तो आपको बताऊं कि इसकी जब नियुक्ति होती है जब वाइस प्रेसिडेंट की, तो वाइस प्रेसिडेंट का अपना कोई कार्य नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट के सिर्फ दो कार्य हैं मुख्यतः, अपना वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कोई कार्य इसका नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट का जो मुख्य कार्य है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना, जो कि पदेन है, इसे बोला जाता है एक्स ऑफिसियो। दूसरा, यह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो। इसका मतलब यह हुआ कि वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इसका अपना कोई काम नहीं है। जब इनका निर्वाचन होता है तो यह उपराष्ट्रपति तो बनते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति बनते ही यह पदेन सदस्य हो जाते हैं राज्यसभा के सभापति के रूप में। पदेन सदस्य क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि कोई एक पद धारण करते ही आपको कोई दूसरा पद अपने आप स्वतः मिल जाए, ऐसे पद को कहा जाता है एक्स ऑफिसियो या पदेन सदस्य। ठीक है, इसके बारे में और देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक और बात कही थी इनके बारे में कि कोई मंत्री नहीं होगा, किसी पोस्ट पे नहीं होगा, ना वो विधानसभा का होगा ना ही केंद्र का होगा। साथ ही उन्होंने कहा था कि ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति एक ही शर्त पे की जाएगी कि वह किसी लाभ के पद पे न हो। अब लाभ का पद क्या है वो देख लीजिए आप। लाभ का पद, देखिए लाभ का पद से सीधा मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति या ऐसा पोस्ट जिसकी नियुक्ति और पद मुक्ति दोनों कौन कर सके? सरकार।
ऐसा व्यक्ति या ऐसा पोस्ट जिसकी नियुक्ति और अपने समय पे चाहे तो उसको पद मुक्ति भी दे सके, कौन? सरकार। तो ऐसा व्यक्ति होता है लाभ का पद धारण करता है। साथ ही यहाँ पे फंड एलोकेशन, लैंड एलोकेशन या और भी चीज़ें, जहाँ पे धन संबंधित कोई मामला आएगा ना, वह सरकार के द्वारा नियुक्त पद या किसी व्यक्ति के रूप में होगा, उसे कहा जाएगा लाभ का पद। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि भारत के राष्ट्रपति से लेके, प्रेसिडेंट से लेके राज्यपाल तक और प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, सभी वेतन लेते हैं, सभी को भत्ते मिलते हैं और सभी की अपने कार्य पूर्ण करने की अवधि के बाद सिंपल पेंशन और उनके साथ साथ कुछ सुविधाएं भी जीवन भर दी जाती हैं। तो क्या ये भी लाभ के पद हैं? तो देखिए यहाँ पे बहुत क्लियर से समझने की बात है कि लाभ के पद भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र के मंत्री और साथ ही राज्य सरकारों के जो मंत्री हैं, इन्हें लाभ के पद से बाहर रखा गया है। क्यों? क्योंकि लाभ का पद माना गया है कि ऐसे व्यक्ति जहाँ पे सरकारी व्यक्ति चुना जाए या कोई सरकारी पोस्ट क्रिएट किया जाए, यहाँ पे फंड अलोकेशन या लैंड अलोकेशन की बातें की जाएं। लेकिन जब लाभ का पद और लाभ के पद के अंतर्गत ये लोग आते हैं और लाभ के बाहर कौन व्यक्ति आएंगे? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य का राज्यपाल, केंद्र के मंत्री और राज्य सरकारों के मंत्री, मतलब विधानसभाओं के जो मंत्री होते हैं, कैबिनेट, वो ये राज्य के जो लोग होते हैं, ये सभी लोग लाभ के पद के दायरे से बाहर होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें ऐसा माना गया है कि यह लोग जो भी हैं, यह जो पोस्ट हैं, ये सेवा के पोस्ट हैं, यह सेवा के पोस्ट हैं, न कि लाभ के पद। ठीक है, इसलिए इन्हें इसके बाहर किया गया। एक और चीज आप देख लीजिए कि इन्हें शपथ कौन दिलाता है? इन्हें शपथ कौन दिलाता है? देखिए, शपथ वाइस प्रेसिडेंट को दिलाना तो प्रेसिडेंट को चाहिए, लेकिन अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट है तो प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, जिसे भी प्रेसिडेंट नियुक्त करे, ऐसा व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट को शपथ दिला सकता है। ठीक है, एक चीज ये हो गई आपकी। अब देखिए इनके वेतन क्या हैं। वाइस प्रेसिडेंट के रूप में जो इन्हें वेतन है ना, ये 1 पैसा नहीं है। इन्हें जो भी वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। इनकी सारी सुविधाएं राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलती है। ठीक है, अब इनके कार्य देख ली। बेसिकली क्या मैंने आपको पहले बताया है, लेकिन एकमात्र कार्य जो है इनका, जब प्रेसिडेंट, जो बेसिक इनका काम है एक्चुअली, जब प्रेसिडेंट एब्सेंट हो, उसकी मृत्यु हो गई हो या अपने बीमारी के कारण वो अपने कार्य के संपादित करने में सक्षम न हो, तो ऐसे में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ये वाइस प्रेसिडेंट काम करते हैं। कब? जब प्रेसिडेंट एब्सेंट हो। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब वो प्रेसिडेंट का कार्य करेंगे तो उन्हें वेतन किसका मिलेगा? इन्हें राज्यसभा के सभापति का वेतन नहीं मिलेगा। जिस समय या जिस अवधि तक के लिए ये प्रेसिडेंट या कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, इन्हें सारे वेतन एंड अलाउंसेस, सारे भत्ते, सारे प्रकार की सुविधाएं जो उनको मिलेंगी वो मिलेंगी भारत के राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, और एक चीज, ये जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे ना, कार्यवाहक राष्ट्रपति, ये अधिकतम 6 माह तक के लिए ही हो सकते हैं। इसके भीतर ही राष्ट्रपति का पुनः चुनाव कराना आवश्यक होगा। 6 माह से ऊपर कोई भी कार्यवाहक राष्ट्रपति कार्य नहीं कर सकता। अब आप देखिए, जब वापस से चुनाव होंगे ना, तो ये 6 माह के भीतर होंगे। और एक चीज, जब नए चुनाव होंगे तो जो नया राष्ट्रपति चुना जाएगा
वो शेष कार्यकाल के राष्ट्रपति नहीं चुना जाएगा। नया राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के तारीख से अगले 5 वर्ष तक के लिए राष्ट्रपति चुना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझें कि जैसे द्रौपदी मुर्मू अभी राष्ट्रपति चुनी गई हैं, इन केस किसी भी कारणवश अगर वो 2 साल तक ही सेवा कर पाएँ, उसके बाद 3 साल का टेन्योर उनका बचा रहे, तो ऐसे में उपराष्ट्रपति भारत के हो सकता है कि उनके कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर लें, लेकिन इसकी अवधि क्या होगी? 6 माह। 6 माह के भीतर नए चुनाव कराए जाएंगे और नए चुनाव के परिणामतः जो भी नया राष्ट्रपति बनेगा नया भारत का, वह अपने पद ग्रहण की तारीख से अगले 5 वर्ष तक के लिए बनेगा, न कि द्रौपदी मुर्मू के द्वारा छोड़े गए पिछले 3 सालों के लिए राष्ट्रपति बनेगा। मतलब कोई भी नया व्यक्ति बनेगा तो वह अपने पूरे कार्यकाल के लिए बनेगा, 5 वर्षों के लिए बनेगा, न कि शेष कार्यकाल के लिए। एकदम ठीक है। अब एक चीज़ और देखिए, चूंकि संविधान ने उपराष्ट्रपति के पद को देखते हुए इन्हें बहुत ही आवश्यक कार्य कोई सौंपे नहीं, इसलिए कुछ संविधान विशेषज्ञ लोग ये कहते हैं इनके बारे में हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस। हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस का मतलब क्या हुआ? अनावश्यक रूप से दिया जाने वाला सम्मान या अनावश्यक, अगर इसे हिंदी में सही अनुवाद कर पा रहा हूं मैं तो इसे कहेंगे अनावश्यक पद गरिमा या सम्मान। ये एक व्यंग्य है बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए। ये क्यों कहा गया? क्योंकि संविधान ने राष्ट्रपति के बाद दूसरा व्यक्ति ऐसा है भारत का दूसरा ऐसा व्यक्ति है वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन राष्ट्रपति की तुलना में उपराष्ट्रपति को उसके पोस्ट के हिसाब से उतनी प्रभावी क्षमता नहीं प्रदान की गई है, उतनी प्रभावी शक्तियां प्रदान नहीं की गई हैं जितनी कि राष्ट्रपति को दी गई हैं। इसीलिए एक हाइपरबोल है कि हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस। पद तो बड़ा है लेकिन उसके अकॉर्डिंग काम बहुत कम दिए गए हैं। ठीक है। अब एक चीज और देखिए, एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्या आ जाएंगे इसमें कि जब भी आपको कहीं वाइस डेपुटी या कहीं उप, जो हिंदी में लिखा जाता है उप, देखिए इस तरह के जहां भी आपको प्रीफिक्स देखने को मिले ना, तो आप ये मान के चलिएगा कि ये उस अनुपात में कम शक्ति वाले पद होंगे जितना कि इनके पहले वाले नाम के होंगे। जैसे राष्ट्रपति हैं बहुत शक्तिशाली हैं, उपराष्ट्रपति हैं कम शक्तिशाली हैं, मुख्यमंत्री बहुत शक्तिशाली है, उप मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ जातिगत आधारों पे बनाए जाते हैं या एक राजनीतिक परंपरा को पालन करने के लिए बनाए जाते हैं। इनके पास अपनी कोई खास शक्तियां होती नहीं हैं। ठीक है। जैसे आपने राज्यपाल सुना होगा, ठीक है, कहीं कहीं अब यूटीज में तो आपके उपराज्यपाल होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं। ठीक है। आपने प्रधानमंत्री सुना होगा, उप प्रधानमंत्री भी सुना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में लालकृष्ण आडवाणी को उप प्रधानमंत्री का दर्जा दिया गया था। देखिए जहां भी उप, वाइस या डेप्यूटी जैसा शब्द है ना, तो आप ये मान के चलिएगा कि उस पद को उस पद की गरिमा के अनुसार कम स्वायत्तता दी गई है, कम अधिकारताएं दी गई हैं।